एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस जो हम लोग पढ़ चुके हैं, मैथ और नंबर वगैरह। दूसरे आपके पास फंक्शन होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो आपको जिस लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हो बने बनाए मिलते हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो हम लोग खुद से बनाते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपके पास कोई बिल्ट इन फंक्शन आपको मिला हुआ है और आप जो उससे काम लेना चाह रहे हो वो काम नहीं हो पा रहा, तो फिर हम अपनी मर्ज़ी का फंक्शन बनाते हैं जो हमारी उस प्रोग्राम के हिसाब से रन हो, उस प्रोग्राम के हिसाब से हमारी मर्ज़ी का टास्क परफॉर्म करे। ठीक है भाई, यूज़र डिफाइंड फंक्शन या फंक्शन को क्रिएट करने के लिए ये लेआउट होता है। सबसे पहले आप फंक्शन का कीवर्ड लिखते हो, उसके बाद फंक्शन का नाम आता है और उसके बाद पैरामीटर्स आते हैं जिनके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। फिलहाल इसको हटा दिया। फंक्शन का नाम, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप इस फंक्शन को बताओगे कि आप इससे क्या काम लेना चाहते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया ए, जिसको एक वैल्यू दी थी। एक और वेरिएबल क्रिएट किया जिसको एक और वैल्यू असाइन कर दी। और एक थर्ड वेरिएबल बनाया ए प्लस बी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम। ठीक है भाई, सेव वेरिएबल ए जिसमें 10 लिखा हुआ है, वेरिएबल बी जिसके अंदर 20 लिखा हुआ है, वेरिएबल सी सम नाम का और जिसमें दोनों का सम हो रहा है। और आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दिया इसको हम लोगों ने। यहाँ पर ये सब कुछ फंक्शन के अंदर है। सेव किया, इसको सेव करके हम इस पेज पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक हो गया। कुछ भी प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी आपने फंक्शन को डिफाइन किया है, फंक्शन को कॉल नहीं करवाया। अगर आप चाहते हो कि आपने जो फंक्शन के अंदर कोड लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट करे, तो उसके लिए आपको फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है। और फंक्शन को कॉल करवाने के लिए आप फंक्शन का नाम लिखते हो सिर्फ, और उसके बाद ब्रैकेट्स। ठीक हो गया फंक्शन का। अच्छा सॉरी, नाम तो हमने कुछ लिखा ही नहीं। हम अपनी मर्ज़ी का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है वही हम रखते हैं। जैसे कि ABC, कुछ भी नाम रख सकते हो। लेकिन जो फंक्शन का आपने नाम रखा है वही सॉरी फंक्शन को डिफ़ाइन करते वक्त आपने जो फंक्शन का नाम लिखा है वही कॉल करवाते वक्त भी लिखना पड़ेगा, तभी फंक्शन कॉल होगा। सेव किया, इतने में पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब आपके पास सम आ गया। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लाइन को ब्रेक भी कर दिया है पर फिलहाल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लाइन एक ही है अभी तक। ठीक है, नहीं पूछना तो फिर आगे बढ़ते हैं। फंक्शन लिखेंगे लेकिन अभी फ़िलहाल उसको गाड़ी छोड़ा हुआ है। ठीक है, और कुछ फंक्शन को कॉल करवाया और यहाँ पर इसको कॉपी किया। जितनी मर्तबा चाहो आप फंक्शन को कॉल करवा सकते हो और जितनी मर्तबा आप कॉल करवाओगे उतनी मर्तबा इसका पूरा कोड रन होगा। दूसरी मर्तबा कॉल करवाया, दूसरी मर्तबा कॉल करवाया, मर्तबा कॉल करवाया, मर्तबा कॉल करवाया, मर्तबा कॉल करवाया तो दूसरी मर्तबा फिर से ये कोड चलेगा। तीसरी मर्तबा तो फिर तीसरी मर्तबा आपके पास ये पूरा कोड चलेगा। सेव किया, इतने में जितनी मरतबा फंक्शन कॉल करवाया उतनी मरतबा कोड रन हुआ, उतनी मरतबा डॉक्यूमेंट डॉट राइट हुआ और उतनी मरतबा आपको नज़र आ रहा है प्रिंट हुआ। सिंपल। कुछ मसला कुछ पूछना है में तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना तो यहाँ से शुरू करते हैं। कमेंट, सेव और रिफ्रेश। ठीक हो गया, एक मरतबा कोड रन हो रहा है। दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताता हूँ कि मैंने आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन बताई थी कि लाइन बाय लाइन रन होती है और आपका इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ता है।
दो चीज़ें जावास्क्रिप्ट में ऐसी हैं जो आपकी जावास्क्रिप्ट को लाइन बाय लाइन रन नहीं होने देती, मतलब आपकी डेफिनेशन को जावास्क्रिप्ट की वायोलेट करती है। वो दो चीज़ों में से पहली चीज़ है लूप। लूप पढ़ लिया हमने? नहीं पढ़ा? रिपीट नहीं किया? अच्छा ठीक है। पहली चीज़ होती है लूप और दूसरी चीज़ है आपका फंक्शन। क्या मतलब कि यहाँ से इंटरप्रेटर ने कॉल आना शुरू किया, यहाँ पर आके उसने फंक्शन को पढ़ा, यहाँ पर उसने वेरिएबल पढ़ा, यहाँ पर सम किया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया। उसके बाद यहाँ पर आके यहाँ पर जब आपका इंटरप्रेटर पहुँचता है, फंक्शन का कोड रन होना शुरू होता है यहाँ से, जहाँ पर आपने उसको कॉल करवाया है। यहाँ जब आपने उसको कॉल करवाया तो फिर इंटरप्रेटर जाकर पढ़ता है कि ये वाला फंक्शन कहाँ पर कॉल हुआ है और उसके अंदर क्या काम हो रहा है, और फिर जाके एग्जीक्यूशन होती है। आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम काम होगा। ये है वजह कि इस जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन को ये वाली चीज़ वायोलेट करती है, फंक्शन। ठीक है भाई, तो आप इसको फंक्शन को ऊपर भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम काम करेगा, क्योंकि फंक्शन आपका तभी पढ़ता है इंटरप्रेटर जब आप उसको कॉल करवाते हो, जहाँ आप उसको कॉल करवाते हो। कुछ मसला कुछ पूछना है तो मतलब पूछ सकते हो भाई। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि हमारे फंक्शन को हम लोगों ने बना दिया, उसके अंदर वैल्यूज़ पास कर दी, उसके अंदर सम हो रहा है। अब ये जो हमारा फंक्शन है ये इस वक्त एक स्टैटिक फंक्शन है या डायनामिक फंक्शन नहीं है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि वेरिएबल ए की जो वैल्यू है वो स्टैटिक है, वेरिएबल बी की वैल्यू स्टैटिक है, हम बार बार चेंज नहीं कर सकते उसको। हम ये चाहते हैं कि एक डायनेमिक फंक्शन बनाएं जिसकी वैल्यू हर मर्तबा हम चेंज कर सकें, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट सेम रहे। मिसाल के तौर पर अगर मैं सम का फंक्शन बना रहा हूँ तो उसका काम होना चाहिए सम करने का, नंबर में जो चाहे उसको दूँ, ज़रूरी थोड़ी कि 10 और 20 ही दूँगा, कभी भी कुछ भी नंबर दे सकता हूँ। तो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ उसके अंदर डायनामिकली पास होनी चाहिए, काम उसका वही हो जो उसको काम दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो इनको कमेंट करना पड़ेगा। इस काम के लिए अपने फंक्शन की वैल्यूज़ को, डेटा को डायनामिक करने के लिए आप पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स से काम लेते हो। पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो आप इन ब्रैकेट्स में पास करते हो नाम के बराबर में, ए कॉमा बी। यहाँ पर जितने भी आप वेरिएबल्स बनाओगे वो आपके पैरामीटर्स होंगे, और आर्ग्यूमेंट्स आप पास करते हो वहाँ पर जहाँ पर आप फंक्शन को कॉल करवा रहे हो, और जहाँ पर आप पास करोगे वैल्यूज़ जो कि कुछ भी हो सकती है। अब आपका फंक्शन काम कैसे करेगा कि जैसे ही आपने कॉल करवाया, यहाँ से आपने दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स वन बाय वन जाकर स्टोर होंगे पैरामीटर्स में। पहला आर्ग्यूमेंट पहले पैरामीटर में जाके स्टोर होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरे पैरामीटर में जाके स्टोर होगा, और यहाँ से फिर ये फंक्शन के अंदर जाएंगे। ए की वैल्यू ए में जाएगी मतलब 20, बी की वैल्यू बी के अंदर जाएगी मतलब 30, दोनों का सम होगा और आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट होकर रिजल्ट आ जाएगा। अब आपका फंक्शन डायनामिक है, मतलब ठीक हो गया। फंक्शन का काम है सम करना, सम वो कर रहा है, डेटा हम भेज रहे हैं अपनी मर्जी का। अब 20 30 जाएगा तो उनका सम होगा, 40 और 50 जाएगा तो उसका सम होगा, 60 और 70 जाएगा तो उसका सम होगा, एंड सो ऑन। आप जितने जितने कॉल करवाते जाओगे उनका सम उसी तरीके से होता जाएगा। कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स का काम। नहीं पूछना, आगे बढ़ेगा। क्या पास करें बच्चे 90 और 10।
क्या होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट? 100 होगा, ठीक है। हाँ, बस मुझे लगता है हाँ, फिर प्रिंट क्या होगा? वन 40 होगा, 150 होगा, अच्छा ठीक है, दोनों का ही आंसर है ना? हाय, ओनली 50। पैरामीटर्स के अंदर जो वैल्यूज़ डिफ़ाइन की जाती हैं ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का मतलब अगर आर्ग्यूमेंट में वैल्यूज़ नहीं दी जाएंगी तो ये वैल्यूज़ रन हो जाएंगी, और अगर आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू दे दी गई तो ये वाली वैल्यूज़ इन वाली वैल्यूज़ को ओवरराइड कर देंगी। तो अभी भी ए में 20 जा रहा है, बी में 30 जा रहा है, और आपके पास प्रिंट हो रहा है 50। अगर ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते तो अब प्रिंट होगा कुछ मसला, कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो भाई। मतलब हाँ, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? सब सब बनेगा, सब बनेगा। राउंड का जो अभी काम किया है आपने वो फंक्शन के अंदर हो जाएगा, वो पूरा एक राउंड रैंडम वाला एक पूरा फंक्शन बन जाएगा, वो रैंडम वाला काम करेगा। और आप मल्टीप्लाई डिवाइड सबका फंक्शन बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे ऊपर है फंक्शन के अंदर कोड कुछ भी लिखा जा सकता है। हाँ, इफ एल्स भी लिखा जा सकता है, लूप लिखे जा सकते हैं, सब कुछ लिखा जा सकता है। ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पर आपके पास एक चीज़ आती है, रिटर्न। एक कीवर्ड आता है फंक्शन के अंदर, मोस्टली यूज होता है रिटर्न। रिटर्न का काम होता है रिटर्न सम। ठीक है, आपका फंक्शन चलना शुरू वहीं से करता है जहाँ पर आपने कॉल करवाया है 30 20, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से इनका सम होगा, वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी 50। जैसे ही आपने बोला रिटर्न, तो रिटर्न कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमारे पास फंक्शन में कोई हमारे पास सिंगल वैल्यू आ रही है, मतलब फंक्शन में कोई हमें एक ऐसा डेटा मिल रहा है जिसको हम बार बार अगर यूज़ करना चाहते हैं। बार बार यूज़ करने का मतलब कि मेरे पास कोई एक वैल्यू मिल रही है जैसे कि 30, मैं उसके साथ दूसरा टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर 30 को मैं किसी दूसरे नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो फंक्शन से मिलने वाली वैल्यू को मैं पिक करूँगा और उसको मैं जिसके साथ चाहूँ जो चाहूँ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास फंक्शन से मिलने वाली वैल्यू को बार बार अपने प्रोग्राम में अगर यूज़ करना चाहते हैं हम लोग, तो उसके लिए रिटर्न यूज़ करते हैं। इसके साथ क्या होता है प्रैक्टिकली अभी देखते हैं। ठीक, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30 को हमने कहा रिटर्न। जैसे ही 30 को आप रिटर्न करोगे, 30 जो एक वैल्यू है वो जाकर स्टोर होगी इस फंक्शन के नाम में, और इस फंक्शन के नाम की वजह से वो आकर स्टोर हो जाएगी यहाँ पर। सेव किया इतने में, रिफ्रेश किया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि जब आप रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते हो तो रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करने के बाद आपका फंक्शन के तौर पर नहीं वैल्यू के तौर पर बिहेव करता है, और जब आपका फंक्शन वैल्यू के तौर पर बिहेव करता है तो आप वैल्यू को कॉल करवाते हो, जो वैल्यू को कॉल करवाने का तरीका है डॉक्यूमेंट राइट। ठीक हो गया, डन हो गया, कुछ मसला कुछ पूछना है? अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है हम उसके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई
सब कुछ कर सकते हैं और टास्क परफॉर्म भी होगा, ठीक। लेकिन अगर ये रिटर्न नहीं होता, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता, सेव 50 आ रहा है, टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा। ये है फ़ायदा रिटर्न को यूज़ करने का। कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अपने। रिटर्न का कीवर्ड आप यूज़ करते हो जब आपके फंक्शन से आपको कोई वैल्यू मिल रही है, आप और उसके साथ दूसरा ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लस जो भी आपने पढ़े हैं उसे कोई सभी टास्क परफॉर्म करना चाहते हो आपके फंक्शन से जो आपको वैल्यू मिल रही है उस वैल्यू के साथ, तो आप रिटर्न यूज़ करते हो। रिटर्न यूज़ करने की वजह से वो वैल्यू फंक्शन के नाम में जाकर स्टोर होती है और फंक्शन के नाम में स्टोर होने के बाद वो जहाँ पर आपने फंक्शन को कॉल करवाया वहाँ पर स्टोर होती है। जैसे ही वो वैल्यू फंक्शन के नाम में स्टोर होती है तो फिर फंक्शन एक फंक्शन के तौर पर नहीं, एक वैल्यू के तौर पर बिहेव करता है। और जब एक फंक्शन एक वैल्यू के तौर पर बिहेव करता है तो मतलब ये आसान लफ्ज़ों में कि अब ये एक वैल्यू है। अगर आपने रिटर्न का कीवर्ड यूज़ कर लिया, अब ये एक फंक्शन नहीं रहा। और वैल्यू को प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ होता है, जो है जावा से। इसीलिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखा है फंक्शन को। बस कुछ मसला कुछ पूछना है मैं तो पूछ सकते हो भाई। ठीक है, नहीं पूछना। ठीक है, तो इसको यहाँ से कॉपी किया मैंने, कमेंट कर दिया, दोबारा पेस्ट किया। ये कोड फिलहाल फालतू है, हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, हमें ये कोड फालतू है, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना सा कोड है हमारा फ़िलहाल। अब ये है हमारे आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, इनको भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इनको कॉल करवाने का तरीका कुछ ऐसा है, वेरिएबल के अंदर फंक्शन रख दिया और फंक्शन को यहाँ पर पास, सॉरी वेरिएबल को यहाँ पर पास कर दिया, आसान हो जाता है थोड़ा सा। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर हम जो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं वो नंबर है। अगर मैं इसको कोटेशन में लिखूँ तो ये स्ट्रिंग बन गया, सेव किया, अब सम नहीं हो रहा क्योंकि स्ट्रिंग पास हो रहा है और वहाँ प्लस है तो वो कॉन्केटिनेट कर रहा है, सम नहीं कर रहा, एडिशन नहीं कर रहा मतलब। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो वैल्यू दी जाए वो सिर्फ नंबर हो तो ही हमारा कोड रन होना चाहिए, वरना हमारा कोड रन ना हो। इसके लिए PHP और दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर बिल्ट इन मेथड्स हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ता है। कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर मतलब डिफेंस। तो यहाँ पर आप कंडीशन बना दोगे, एल्स में आपका कोड चलेगा, ठीक है। और इफ़ में आप बोलोगे कि टाइप ऑफ ए नंबर नॉट इक्वल टू नंबर, और बी नॉट इक्वल टू नंबर, देन कंसोल कर लेते हैं। कंसोल पढ़ लिया हमने, कंसोल भी रिवाइज नहीं किया। कंसोल डॉट लॉग, ये कंसोल डॉट एरर कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा था रिवाइज कर लेंगे।
ठीक है, अब यहाँ पर हमने बोला है अगर ए के अंदर जो डेटा पास हो रहा है उसकी डेटा टाइप नंबर ना हो, या बी वेरिएबल में जो डेटा आ रहा है उसकी डेटा टाइप नंबर ना हो, तो ये आ जाना चाहिए एरर कंसोल के अंदर। इसका मतलब है कि दोनों में से किसी एक की भी या दोनों की डेटा टाइप नंबर नहीं हुई तो एरर आ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ मतलब दोनों की डेटा टाइप नंबर हुई तो कोड रन हो जाएगा। इस वक्त ए की डेटा टाइप नंबर नहीं है। कंसोल कंसोल नॉट अ नंबर इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है। इस पर भी कंडीशन लगानी पड़ेगी, खैर देखते हैं अभी। तो अनडिफाइंड प्लीज एंटर नंबर डॉक्यूमेंट। हाँ ठीक है, इसको हम समझने के लिए से 30 एंड डॉक्यूमेंट आउट राइट। परफेक्ट। अब क्योंकि डेटा जो पास हो रहा है वो इस नंबर नहीं है, तो बोल रहा है प्लीज़ नंबर एंटर करें। अगर दोनों को स्ट्रिंग बना दें तो भी एरर आ रहा है। बी को स्ट्रिंग बनाएं, ए को हटा दें तो भी आ रहा है। अब दोनों को नंबर रखते हैं तो रन हो गया, एरर नहीं आया। चलो, तो इस तरीके से आप अपने फंक्शन में पास होने वाले डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि सिर्फ नंबर ही पास हो, या सिर्फ स्ट्रिंग पास हो, या सिर्फ बुलियन पास हो, या सिर्फ एरे पास हो, जो भी हमने पढ़ा है। ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है अपने में तो पूछ सकते हो भाई।